हाय छात्रों, नमस्कार। मैं जुगनू कुमार फिर से उपस्थित हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चंस या कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और साथ ही साथ यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम अपने वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करें तो नोटिफिकेशन जो है आपको तक पहुंच पाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप मेरे क्लास में लगातार बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम क्वेश्चन से लिखते हैं। बोल रखा है दो संख्याओं का लसाअ 162 और मसाअ 27 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना, और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है ना। और क्वेश्चंस को हल करने के साथ साथ हम इसके बेसिक चीज़ों को भी बताते चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चंस को बनाने से आपका जो डाउट होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम प्रयास रहेगा मेरा कि जो भी क्वेश्चंस को बनाए उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसकी बातचीत हम करते चलें। जैसे बात किया गया है कि दो संख्या, कितनी संख्या, दो संख्या, और उसका लसाअ कितना है 162, और साथ ही साथ जो मासाअ कितना है 27 है। ये दिन में से एक संख्या आपका दे रखा है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे यदि बात आती है दो संख्याओं का, तो आपको याद रहे कि दो संख्याएं जो होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसाअ गुणे मसाअ। यानी ये दो संख्याएं हैं क्या, सो जानिएगा जरा सा। यानी इसको हम अगर जो अलग अलग कहें तो कह सकते हैं पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर यहां से आएगा लसाअ गुणे में, यहां से आपका आ जाएगा क्या, लसाअ गुणे में मसाअ। ठीक है मेरे छात्रों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मसाअ। यहाँ से अलग अलग फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। पहली संख्या बराबर में लसाअ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणे मसाअ, और y में यहाँ आ जाएगा आपका दूसरी संख्या। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं दूसरी संख्या बराबर में लसाअ गुणे में मसाअ, y में पहली संख्या। ठीक है, अब यहाँ से फिर से और फॉर्मूले आएंगे। लसाअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, y में आएगा मसाअ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे मसाअ बराबर में पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, y में क्या आ जाएगा लसाअ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन को हल करने के लिए कितनी सारी फॉर्मूले को लिख रखा, ताकि इस टाइप का अगर जो कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको सरलता पूर्वक हल कर सके। यानी कि हमारा जो बात हो रहा है ना, यानी कि ये दो संख्याओं से रिलेटेड है, जिसमें एक पहली संख्या और एक क्या है दूसरी संख्या।
यानी दो संख्याओं का जो है ना, दो संख्याओं का गुणनफल खुद ब खुद उन दोनों संख्याओं के लसा और मासा के गुणनफल के बराबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फार्मूला है कि यदि दो संख्या को आपस में गुणा कर दिया जाए तो उन दोनों का लसा और मासा का गुणनफल के बराबर हमें प्रोडक्ट देता है। तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला लिखें, पहली संख्या बराबर लसा गुणे मासा और बाई दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा बाई पहली संख्या, लसा बराबर फिर से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई मासा और मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाई लसा। तो इन फार्मूले को आपको याद रखना, ये फार्मूला याद रहेगा ना तो इससे जो है यदि मैथ आता है, कोई भी क्वेश्चंस आता है तो चुटकी में आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या, लसा मासा, यानी 4 पॉइंट्स में से यदि कोई 3 टर्म दिया रहेगा तो चौथे को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमारा लसा कितना है 162, मासा कितना है 27 और साथ ही साथ एक संख्या कितना है 54। तो हम दूसरी संख्या को निकालेंगे। हम इस चीज को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट दूसरी, या आप एक बार इन सभी बातों को नोट कर सकते हैं कि मेरा लसा कितना है, ठीक है ना। लसा 162 है, मासा कितना है, तो मासा आपका यहाँ पे कितना है 27 है, ठीक है ना। और एक संख्या यानी कि आप पहली मान सकते हैं या दूसरी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या आपका 54। हम फार्मूले को फिर से हम फार्मूले को रिपीट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जस्ट यहाँ पे फार्मूले लिख रखे। तो दूसरी संख्या और फार्मूला यदि हम लगाते हैं, दूसरी संख्या हमने क्या देखा कि लसा गुणे मासा बाई पहली संख्या। तो लसा कितना है 162 गुणे मासा कितना है, तो मासा आपका है 27 और बाई एक संख्या कितना है यानी कि 54। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जो एक दूसरे से डिविजेबल, यानी 27 एकम 27 और 27 दूनी की 54, 2 से कटेगा यानी कि 2 एकम की 2 और 2 से कटेगा आपका 81 बार में, यानी कि आप कह सकते हैं कि दूसरी संख्या जो है ना कितना है 81 है। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है टिक आउट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन प्रश्नों को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड और भी कई एक तरह का प्रश्न बनता है। यदि आप कह दीजिएगा कि P और Q दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, 3 का मासा क्या होगा, 3 का मासा जो है 1 होता है और साथ ही साथ इनके मासा और लासा का गुणनफल स्वयं इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम देखेंगे जो भी आएगा सो। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिख रखा है संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मासा, 21 का मासा, ठीक है ना, मासा होगा। तो देखिए आप इसको मासा दो तरीके से कर सकते हैं, बट मेरा पर्पस ओनली फॉर इसका आंसर प्राप्त करना। तो मासा निकाल सकते हैं, एट फर्स्ट टाइम 12 का फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, सेकेंड टाइम में 15 का फैक्टर करेंगे, 3 5 15। यदि 21 का अगर जब फैक्टर करते हैं तो 3 7 21। यदि मासा की बात करें ना, तो मासा की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों में तीनों में जो संख्याएं कॉमन होती है, मासा यानी कि तीनों में जो कॉमन, मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में जो मैक्सिमम जो नंबर कॉमन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में जो है ना 3 कॉमन हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका मासा क्या होगा 3 होगा। यही क्या होगा आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। ए को हम टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और दूसरा तरीका ये भी है कि आपको अगर ये चीजें पता नहीं है तो 12 से पहले 15 और 12 का मासा निकाले, 12 एकम 12 बचा 3, यहाँ से 12 को उतारेंगे, 3 चौको 12 कट गया पूरा पूरी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मासा 3 है, 3 से फिर 21 को डिवाइड करेंगे, 3 7 21, देखिए तो आपका पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ भी कह सकते हैं ना कि इसका मासा कितना है, 3 है, ये ऑप्शन नंबर। अब किसी भी मेथड से हल कीजिएगा तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना देखेंगे, यहाँ पे कह रखा है ना क्वेश्चन नंबर जो अगर जो बात किया जाए, हम अगर जो देखते हैं 3 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन को हम एक बार नोट कर लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक जो है Q के लिए प्रत्येक
धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है ना। तो इसके ऐसे प्रश्नों के लिए हमें ऑप्शन से चलना पड़ेगा। किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, क्योंकि ऐसे के लिए ऐसे प्रश्नों का कईयों को आंसर हो सकता है, बट हम जो है ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है ना ऑप्शन के थ्रू करेंगे। आइए देखते हैं। मेरा पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा 6q। तो विषम पूर्णांक कहते हैं किसको? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से नहीं कटता उसे विषम कहते हैं। बट देख सकते हैं आप, ये 2 से कट रहा तो ये तो होने से गया। आपका सेकेंड ऑप्शन में आपका जो है ना 6q प्लस में क्या है 2 है, तो देख सकते हैं कि ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हम सी को अगर जो ध्यान दें तो यहाँ आपका दे रखा है 6q प्लस में 1। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 6q 2 से डिविजिबल है, बट 1 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी इससे एक हमारा जो ये जो रूप जो प्राप्त हुआ है ना 6q प्लस 1, ये आपका 2 से विभाजित नहीं है, अर्थात इसके आंसर जो है ना, इसके आंसर जो हम क्या टिकोट करेंगे, सी टिकोट करेंगे, यानी 6q प्लस 1 हो सकता है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4q। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, 22/7 22/7 ठीक है ना, है बस इतना ही है प्रश्न और कुछ नहीं। 22/7 है कैसी संख्या? कैसी संख्या? ऑप्शन के थ्रू चलना पड़ेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन में है मेरा परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है ना, ए में परिमेय संख्या। सेकेंड में कह रखा है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बट हम इन्हीं दोनों ऑप्शंस के आधार पे हम अब डिसाइड करेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो ऐसा आप देख सकते हैं 22/7 जो है ना ये भिन्न के रूप में है, और परिमेय संख्या का डिफिनेशन है क्या? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या ये p/q के रूप में है या नहीं? यस, p/q के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कहेंगे कैसी संख्या? परिमेय संख्या। बट कुछ बच्चों का सोच होता है कि नहीं ये परिमेय नहीं, क्या है? अपरिमेय, जो सरासर गलत है। ये 22/7 परिमेय संख्या, बट अगर जो हम देखें ना अपरिमेय है कौन? तो पाई अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या? अपरिमेय। बट पाई का वैल्यू जो 22/7 है वो परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। क्या कहना है कि 22/7 कैसी संख्या? परिमेय संख्या, और पाई जो है कैसी संख्या? तो अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे छात्रों, तो इस तरीके से एक प्रश्न को आप याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो है 4 तक करवाए थे। ठीक है ना, हम 5th का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखे हैं, शायद कुछ ऊपर लिखा गया हो तो सुन लीजिएगा क्वेश्चन को। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा, द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनती है उसकी बात हम पूरी कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होता है 2। शून्यकों की संख्या कितना होता है? शून्यकों की संख्या जो है ना याद रखिएगा कितना होगा? 2 होगा। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरा बात करता है इसकी चर राशि जो होता है ना, चर का घात जो है ना कितना होता है? 2 होता है। तीसरी बात की इसका आलेख जो बनता, आलेख जो है ना, आलेख कैसा होता है? तो आलेख होता है परवलय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आलेख जो है सो
पूछ देगा प्रश्न में द्विघात बहुपद का आलेख कैसा, तो आलेख होता है परवलय, 4 का घात 2 होता है और शून्यकों की संख्या, जो मेरा मूल प्रश्न था द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होते हैं, इसे याद रखिएगा। और कुछ प्रश्न अगर जो आप जानना चाहें तो समझ सकते हैं। रैखिक बहुपद जो होता है ना, उसका आलेख होता है कैसी रेखा, सरल रेखा, उसका 4 का घात 1 होता है, उसका शून्यकों की संख्या 1 होता है। त्रिघात बहुपद की बातचीत किया जाए तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है और साथ ही साथ उसके 4 का घात जो है 3 होता है और साथ ही साथ उसमें जो है ना उसका आलेख होता है वक्र रेखा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। कहता है यदि बहुपद x² माइनस में 4x प्लस में 1 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बातचीत कर रहे हैं, हम सभी क्वेश्चंस को नहीं करा पाएंगे, कुछ वैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता है, जिसे हल करने की आवश्यकता है, बिना हल किए आंसर प्राप्त कर पाना पॉसिबल नहीं। देखिए अल्फा और बीटा ये बहुपद के शून्यक है और तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, अल्फा गुणे बीटा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू 1 है। देखिए ऐसा प्रश्न बार बार आए उससे पहले हम बात समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद जो होता है ना, ax² प्लस में bx प्लस में c के फॉर्म में होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो है ना, जहां पे ये भी शर्त है a ≠ 0। अब समझिएगा, सबसे पहले हम अगर जो इसके शून्यक मानते हैं अल्फा और बीटा, तो पहली बात निकल के आती है अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम कहते हैं शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, जिसके लिए फार्मूला आता है -b/a, ठीक है। तो याद रखिएगा जब शून्यकों का योगफल की बात करें तो -b/a लगाएंगे। ये b क्या है, ये क्या है, इसे भी हम समझते हैं। x² के साथ जो गुणा में रहेगा ये कहलाएगा, x के साथ जो गुणा में रहेगा b कहलाएगा, और जो किसी के साथ ना रहेगा, ना तो x के साथ और ना ही x² के साथ, वो आपका अचर पद जिसे हम c कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा की बात किया जाए तो ये आपका हो जाता है c/a, जिसको हम कहेंगे अचर पद बाई x² का गुणा, ठीक है ना। तो आज से प्रश्न यदि आए तो आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या कर रहा था, हमें अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा था। अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, c/a। आप देखिए c का वैल्यू कितना, 1/1, यानी मेरा रिजल्ट कितना आएगा 1। ये क्या हुआ आंसर। आप इसको ऑप्शन के थ्रू जो है टिक आउट करना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक प्रश्न है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, ठीक है। इसको हम अरेंज करते हैं, 1:27 है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न से रिलेटेड जो भी बातें निकल के आती है सभी प्रश्नों की हम बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत करें, कहते 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं 2 घन लेते हैं और इनके आयतन की बात करें, ठीक है ना। 2 घन ले लेते हैं और इसके आयतन की बात करें। पहले घन का आयतन a³ या a1 का क्यूब, तो दूसरे घन का आयतन क्या आएगा a2 का क्यूब। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a1 का स्क्वायर और यहाँ पे 6a2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ, तो आयतन का अनुपात। यदि आयतन की बात करें, आयतन और इसके भुजा के बीच की बात करें, हम वैसे चीज को करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन में आते हैं। v1/v2 मतलब पहले घन का आयतन को v1 यानी वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड बराबर आपका होता है क्या, तो a1 का क्यूब y में a2 का क्यूब, ठीक है। यदि हम इसी से आयतन से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, यदि a1/a2 की बात करें, भुजाओं का रेशियो की बात करें, तो ये आपका आ जाएगा क्यूब रूट, क्या आएगा क्यूब रूट, है ना, घनमूल।
यहाँ पे क्या आएगा V1 बाई में V2 बराबर में क्या आएगा A1 बाई A2। यानी दोनों भुजाओं का अनुपात अगर जो देखा जाए तो इसकी पहले घन के आयतन और दूसरे घन के आयतन का क्यूब रूट का रेशियो हो जाएगा। चलिए तो ये बात याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि भुजा का रेशियो है तो आयतन का रेशियो आ जाएगा, आयतन का रेशियो है तो भुजा का रेशियो आ जाएगा। चलिए तो इसी प्रकार से यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसको हम संपूर्ण को S मान लेते हैं, S1 बाई में S2, S1 बाई S2। तो यहाँ ऐसे एक्चुअली में होता है 6a स्क्वायर A1 स्क्वायर और 6a2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 6 से 6 कैंसिल, A1 का स्क्वायर बाई में A2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का स्क्वायर, यानी कि अगर जो बात किया जाए तो A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर रेशियो में, यदि हम केवल A1 बाई यदि A2 की बात करें, A1 बाई A2, तो टोटल चला जाएगा अंडर रूट में, और S1 यानी पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाई दूसरे घन का संपूर्ण, और इसका आता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मेरा प्रश्न जो उस पर आई देखते हैं, यहाँ पे ये आयतन है, यानी मेरा दिया हो V1 रेशियो V2 बराबर कितना 1:27। तो जस्ट हमने आपको अभी क्या बताया, यदि A1 रेशियो A2 की बात किया जाए तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा क्या 1/27, यानी क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 27 का क्यूब रूट 3, ठीक है ना। तो ये आपका आया A1 बाई A2, और हमने आपको बताया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो, तो संपूर्ण पृष्ठीय यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, S1 बाई S2 बराबर आएगा 1 के स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी मेरा S1 रेशियो S2 यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात की बात किया जाए तो 1:9 आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर अगर जो टिक आउट करते हैं तो आप टिक आउट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत कर रहे थे। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कहता है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, उसका आयतन होगा, ठीक है ना, उसका आयतन होगा। आयतन होगा मतलब क्या होगा आयतन, तो आइए सबसे पहले गोला से रिलेटेड हम बातचीत कर लेते हैं। ये आपका हो गया गोला स्फीयर, ये हो गया गोला यानी कि स्फीयर। गोला में सबसे पहला आपका होता है आयतन v, यानी त्रिज्या को हम सूचित करते हैं r से, तो आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो आयतन के लिए फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, दोनों का यानी फॉर्मूला सेम होता है 4 पाई r स्क्वायर। खैर ये आयतन के लिए और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर रखा है, एक गोला का त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। हम मान लेते हैं त्रिज्या को r1 का वैल्यू क्या है 2r है, ठीक है ना। आयतन बराबर फॉर्मूला होगा, आयतन बराबर आएगा 4/3 पाई r क्यूब, बट हम पाई के फॉर्म में, चूंकि ऑप्शन में आपका पाई के फॉर्म में दे रखा था इसलिए हम पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। 4/3 पाई, r का वैल्यू 2r और टोटल का r क्यूब 4/3 पाई, यहाँ 2 का क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 r क्यूब, यानी 8 चौको 32/3 यानी पाई r क्यूब। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे दोस्तों। यदि पाई का वैल्यू दिया हुआ होता तो पाई का वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते थे, इसको हल कर सकते थे, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर कितना 14, कहता है यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा।
देखिए मेरा तरफ से प्रयास है कि हम क्वेश्चंस को लिखें, क्योंकि डायरेक्ट अगर जो हम हल करते हैं तो ये तो समझ में तो बातें आएगी, बट एक क्वेश्चन क्या था ये होना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चंस नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तब बेहतर होगा जब क्वेश्चन सामने हो, क्वेश्चन यहाँ पे सामने, इसका सॉल्यूशन हम देखें। देखिए माध्य बराबर आप फार्मूला कई को देखे होंगे, बट हम यहाँ पे माध्य बराबर जो इस्तेमाल करेंगे ये आएगा प्रेक्षणों का कुलयोग, प्रेक्षणों का कुलयोग, प्रेक्षणों का कुलयोग बाई में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। चलिए तो यह माध्य आपका इन आंकड़ों का माध्य निकाल दिया हुआ है, बट हमें एक्स का मान से, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं माध्य बराबर, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लिखेंगे। माध्य बराबर क्या आएगा 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13 y में कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। माध्य कितना है तो 10, यहाँ रख सकते हैं 10 बराबर में 6 और 8 कितना 14, 14 और 9 कितना आएगा 23, 23 और समथिंग 30, यानी आप ऐड कर सकते हैं कितना आता है 36, 36 प्लस में x, y में कितना 5। अब क्रॉस गुणा कीजिएगा तो आएगा 36, देखिए कुछ नहीं तो 1, यहाँ से यहाँ गुणा होगा और यहाँ से यहाँ गुणा होगा। 36 प्लस में x बराबर आ जाएगा 10 पचे 50, x बराबर आ जाएगा 50 माइनस में 36। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है ना रिजल्ट आ जाएगा 14, यानी मेरा x का मान कितना आएगा, x का मान जो है ना x का मान 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम टिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, इसको एरज करते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर हम पहुंचे थे, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं था, क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को एरज करते हैं और हम अगले क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम जो है ना 9 के बाद 10 की बात कर लेते हैं। लिख रखा 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका होगी, ठीक है। इसका माध्यिका की बात कर रहा, तो देखिए माध्यिका के लिए हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है, और उस फार्मूले की चर्चा पहले करेंगे तब हम क्वेश्चन। देखो अगर जो इसका आंसर डायरेक्ट बता दें और फिर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर जो आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कैसे बताए थे। तो इसके लिए जरूरी है क्या करना, सबसे पहले फार्मूला देखिए हम इसको काउंटिंग करें 1 2, ये क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 कैसी संख्या, विषम संख्या। हो सकता है कि अगर जो हम काउंट करें और उसमें 10 आ जाए तो 10 कैसी संख्या, सम संख्या। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला था। जब जो है ना n कैसी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, n विषम संख्या, तो फार्मूला होता है माध्य के लिए, या सॉरी माध्यिका के लिए, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है n + 1/2 वां पद, ठीक है, n + 1/2 वां पद। बट यदि यहीं भी बात किया जाए n यदि हमारा रहे सम संख्या, कैसी संख्या, सम संख्या, तो यहां से माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका के लिए फार्मूला था 1/2 × n/2 वां पद प्लस में n/2 + 1, n/2 + 1 वहां पर, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा, हम इससे रिलेटेड हम बातचीत करने जा रहे हैं। अभी हम वालीपुर दोनों में से किसी एक फार्मूले पे बातचीत करेंगे, यदि ऐसा कुछ आए तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। खैर देखिए हम n बराबर जब विषम संख्या की बातचीत करेंगे तब देख सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है, क्वेश्चन जो है हल करने से पहले होता क्या है, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, देखिए दोनों क्रम में आप सजा सकते हैं, है ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं। सबसे छोटा कौन है 6, से ठीक बड़ा, तो आप देख सकते हैं 8, से ठीक बड़ा 9, से ठीक बड़ा कितना आएगा 9 के बाद आपका बारी आती है 15 का, 15 के बाद 16, 16 के बाद कितना आएगा 16 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 21, 21 के बाद
22 और 22 के बाद 25 देख लेते हैं एक बार फिर से कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिस्टेक से कोई संख्या छूट जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि इसको हम बढ़ते क्रम में से जाए हैं तो हम यहाँ देखेंगे n बराबर कितना है 9 है जो कैसी संख्या जो विषम संख्या है ना। तो यहाँ से माध्यक के लिए या माध्यिका जिसको कहते हैं माध्यिका के लिए फॉर्मूला होगा n+1/2 वहाँ पर ठीक है ना n+1/2 वहाँ पर। तो n का वैल्यू कितना देखिए 9+1/2 वहाँ पर ठीक है ना। तो 9 और 1 10 10/2 यानी कि कटेगा वहाँ पर ठीक है। आप कर सकते हैं पांचवा पद ठीक है यानी पांचवा पद 1 2 3 4 5 क्या आया 16 यही आपका क्या हुआ आंसर। तो हमने तो इसको काफी लॉन्ग कर रखा है ना। यदि आप अगर जो आपका इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता तो इतनी ज्यादा फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना बट रूल याद होना चाहिए। क्या करना तो डायरेक्ट देखेंगे इधर से आने की टोटल कितना 9 था 9 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि इधर से और इधर से जो बीच में आएगा उसी वही क्या होगा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आपका 16 आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन एक और है 10 के बाद हम 11 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 15 25 40 27 25 22 ठीक है ना फिर से 25 फिर से 20 का बहुलक होगा ठीक है। तो इसका बहुलक क्या होगा हम बहुलक की बात करें आप जानते हैं बहुलक कहते किसको है तो सुन लीजिए बहुलक कहेंगे किसको तो बोलेंगे कि अधिकतम बारंबारता वाले चरमान को क्या कहेंगे बहुलक कहेंगे। जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक आएगा यानी इस आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही आपका होगा बहुलक। हम उसके वैल्यू की नहीं बात करें उसकी काउंटिंग में संख्या की बात करें जो सबसे अधिक तो देख सकते हैं 23 एक बार ये तो हो नहीं सकता 15 कितनी बार तो 15 भी एक बार ये नहीं हो सकता 25 की बात करें तो 1 2 3 ये 3 टाइम्स आया। बट और भी संख्या को हम थोड़ा सा देख लेते हैं 14 एक टाइम 27 नहीं तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं बहुलक बार हम ले लेंगे 25 यही क्या होगा आंसर। ऐसा क्यों 25 को क्यों हम चुने तो हमने आपको बताया जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा जो सबसे अधिक बार आएगा तो वही उनका बहुलक होगा ठीक है। तो इसका बहुलक निकल गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परिसर आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है बट जरूरी है कि आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा जिससे आपका समय का बचत होगा और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं कम समय में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। बट आपको जरूरी है क्या करना घर पे प्रैक्टिस कीजिए तभी ये पॉसिबल है ना। और साथ ही साथ जब नई नई चीजों को सीखिएगा तो आपका वो चीज का रिपीटेशन होगा एग्जाम में वैसा चीज आएगा तो आप उसे आसानी से बनाएंगे। देखिए क्या रखा आंकड़े 12 25 समथिंग जो भी डाटा दे रखा है इसका क्या निकाला परिसर। तो हमें फिर से हम यही कहेंगे कि इसके विषय में हम जान लेते हैं परिसर होता क्या है परिसर कहते किसको है। तो हम यहाँ पे देखिए परिसर की बातचीत कर लेते हैं ठीक है ना। परिसर की बात यहाँ पे परिसर की बातचीत कर लेते हैं। परिसर ठीक है ना परिसर बराबर एक फार्मूला होता है उच्च मान माइनस में क्या होता है निम्न मान ठीक है ना। कोई भी आंकड़े में दो तरह के मान होता है एक होता है उच्च मान और एक होता है निम्न मान। उच्च यानी कि जिसके हम क्या करेंगे परिसर के लिए उच्च मान में से निम्न मान को घटाएंगे। तो आप जरा इसमें चुनिए हम डायरेक्ट इस मान को यहीं पे हल कर देंगे यानी कि हम फार्मूला पुट नहीं करेंगे फार्मूला ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए उच्च मान सबसे बड़ा वैल्यू क्या है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है तो 6 है। हम लिखेंगे परिसर ठीक है परिसर बराबर क्या आएगा 32 - 6 यानी कि आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 26 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आप टिक आउट कर सकते हैं सी
ठीक है मेरे छात्रों, तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा इससे रिलेटेड जब परिसर की बात करें ना, तो परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा देना। इतना ज्यादा कोई फार्मूला वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, शायद हमने 12 तक पहुंचा था। 12 की बात करें, कहता है वर्ग अंतराल 130 से वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल 130 से 130 से 150 का वर्ग चिन्ह होगा, यह है। ठीक है, वर्ग चिन्ह की बात करें, इसको हम से पढ़ते हैं, माइनस का चिन्ह नहीं, ऐसा नहीं कि हम घटा करके लिख दें। तो वर्ग चिन्ह के लिए भी कुछ बातें होती है जिसे हम यहाँ पे समझते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर एक फॉर्मूला आता है, निम्न सीमा प्लस में क्या होता है, उच्च सीमा, वाई में क्या होता है 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 सीमा, एक निम्न सीमा और ये क्या है, उच्च सीमा। ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो यदि हम वर्ग चिन्ह की बात करें, तो 130 प्लस में 150, वाई में कितना आएगा 2, ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 280। ठीक है ना, 280, और 280 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 140, यानी 140 इसका हो गया वर्ग चिन्ह, जिसे हम ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं। इससे एक और प्रश्न बनता है वर्गमाप। खैर अभी का प्रश्न जो था वर्ग चिन्ह था, वर्गमाप। यदि वर्गमाप की बात करें तो 150 में से 130 को घटाएंगे, ठीक है ना, तो बचेगा कितना यहाँ से 20। यही क्या कहलाएगा, वर्ग आमाप। ठीक है ना, वर्ग आमाप। तो इस बात को भी याद रखिएगा, वर्गमाप बराबर क्या होगा, तो उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। शायद यहाँ पे कह रखा है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए ठीक है, तो क्या कह रखा है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए यह प्रश्न माध्य से रिलेटेड है, और कैसी संख्या, विषम संख्या। माध्य कितना 6, तो सबसे बड़ी संख्या। हम देखिए लिखेंगे, माना कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या को x माने तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा, दूसरी की बात करें तो क्या आएगा, है ना, इस तरीके से x + 2 आएगा। फिर से तीसरी की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ से x प्लस क्या आएगा, x + 4। और अगर चौथी की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आएगा, x प्लस में 6। सबसे पहले हम जानते हैं विषम संख्या कहते हैं किसको, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे विषम कहें। तो पहला को यदि इतना माने हैं तो 2 विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। तो पहला x बढ़ा तो दूसरा 2 बढ़ेगा, फिर से 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, इस तरीके से 4 विषम। इसमें सबसे छोटा ये हुआ, सबसे बड़ा ये हुआ। इसका माध्य दे रखा है, तो माध्य आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्लस में x + 2 प्लस x प्लस में 4 प्लस x प्लस में 6, और टोटल के नीचे कितना आएगा 4, और इसका माध्य है कितना 6। तो इधर लिख सकते हैं 6 बराबर में 1 2 3 4, यानी क्या आएगा 4x प्लस में 2 और 4 6 और 6 12, और y कितना 4। तो क्रॉस गुणा कीजिएगा, फिर से यहाँ से यहाँ गुणा होगा और यहाँ से यहाँ, तो आएगा 4x प्लस में 12 बराबर में 4 × 6 = 24 आएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका सोल्यूशन हम इधर कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि 4x बराबर मेरा रिजल्ट आया कितना 24 माइनस 12 यानी x बराबर आएगा 12, ये गुणा में था इधर भागा में, तो यहाँ आपका x का वैल्यू कितना है 3। बहुत सारे बच्चे इसी को टिक आउट कर देते कि नहीं मेरा सबसे बड़ी संख्या लिखो, बट हमने आपको पहले ही बताया पहली संख्या इतना और चौथी संख्या इतना, जो सबसे बड़ी है चौथी है। तो आप यहाँ लिखेंगे बड़ी विषम संख्या बराबर x प्लस 6 यानी x का वैल्यू 3 प्लस 6 यानी 3 प्लस 6 यानी 9। यही क्या होगा मेरा आंसर। आप इसको ऑप्शन के माध्यम से यदि टिक आउट करना चाहते हैं तो टिक आउट कर सकते हैं, है ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13 के बाद आपका आता है 14। देखिए 14 में आपका जो है ना 14 क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ऑप्शन के थ्रू ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। है ना, चलिए तो इसमें हम ऑप्शन लिख देते हैं। ए में माध्य, बी में आपका क्या है माध्यिका, सी में आपका लिखा हो बहुलक और डी में आपका है परिसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा, बाकी तो आपको आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए क्या कह रखा है ना, क्या कह रखा समझिए। कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 ही माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप है। सबसे पहला माप है माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा क्या है बहुलक। तो आप समझ सकते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा। नहीं है की बात करें, ये है, ये भी है, ये भी है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि ये सभी आंसर गलत है प्रश्न के अनुसार। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो परिसर नहीं होगा, परिसर नहीं होगा। तो हमको बस याद रखना है कौन कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो याद रखिएगा मेरे छात्रों, सबसे पहला माप आपका कौन है माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। और यदि ऑप्शन में इन तीनों को छोड़कर के कुछ अलग रहे वो आपका जो है ना करेक्ट आंसर होगा, तब जब इस टाइप का प्रश्न रहेगा। कभी कभी प्रश्न में आपका पूछ देता है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इनमें से एक, इनमें से तीनों में से कोई एक रहेगा, तीनों ऐसे होंगे जो कुछ अलग दे देगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ठीक है। कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 3kx प्लस में 4 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है ना। देखिए तो फिर हम वही कहेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को हम नहीं हल करेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक की बातचीत करेंगे। देखिए आपका द्विघात समीकरण का जो है ना मानक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में कितना 0। यहाँ से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 3 केस बनता है। सबसे पहले जब d बराबर आ जाए 0, d बराबर क्या है, हम पिछले समय में बातचीत किए थे, d यानी कि विवेचक जिसको कहा जाता है। और यदि d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो इस स्थिति में मूल होता है मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान, ठीक है ना, समान कर सकते हैं यानी कि बराबर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति बनती है कि d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा होता है। इस स्थिति में मूल होता है मूल वास्तविक एवं असमान। और चौथा ऑप्शन जो है ना d हो जाता है लेस देन 0, d 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल
नहीं, ऐसे समीकरण का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तब जब डी का वैल्यू 0 हो जाए। अभी क्या करा, इसका मूल्य जो है क्या है, समान है। तो हम सबसे पहले चयन करेंगे ए बराबर, तो ए बराबर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 9 है। बी बराबर देख सकते हैं एक्स के साथ क्या है तो 3 के है, और सी बराबर आपका क्या है तो 4 है। सी बराबर 4 है ना, सी बराबर 4 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, समान है, मूल समान यानी कि बराबर है, तो यहाँ होगा इसलिए d इक्वल टू 0। देखिए बताएं मूल समान तब होगा जब d का वैल्यू 0 होगा, और d बराबर फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, b का वैल्यू 3 की और 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 9 और k का c का वैल्यू 4 हो जाएगा बराबर में 0। तो 3 तिहाई 9k स्क्वायर, ठीक है, 3 तिहाई 9k स्क्वायर माइनस में आप देख सकते हैं यहाँ से 4 चौक को 16 नामा 144, और 144 माइनस में इधर आपका 144 आएगा बराबर में 0। तो के स्क्वायर बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 144 बाई में 9 से कटेगा, के बराबर आपका चला जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, 16 नामा यानी 9 से 16 बार आपका कटेगा, ठीक है, 16 बार कटेगा आपका, ठीक है ना। आपका प्लस माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से 4, आंसर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जिसे हम टी कोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हो रखा है, और भी 2-4 क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं फिर से। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है ना 15 तक का रखे थे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। देखिए क्या रखा, यदि x माइनस वाई बराबर में 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में है 30, तो एक्स वाई का मान होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस माइनस में 2xy, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म है, x माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है ना। इन तीनों में से कहीं भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। जब x माइनस वाई रहेगा यानी कि ये दिया रहेगा ये रहेगा, तो ये मतलब तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरे का मान पूछ सकता है। इसी प्रकार से प्लस पर भी हो सकता है। ये देख लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x। हम चाहते तो डायरेक्ट एक्स वाई बराबर फार्मूला लिख सकते थे, बट हम आपको समझाने के ख्याल से हम इसको पूरा डिटेल से हल कर रहे हैं। देखिए आपका यहाँ 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ आपका 30 है, देखिएगा इसका वैल्यू माइनस में 2xy, ठीक है, 66 36, ये आपका माइनस में आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर प्लस में इधर बराबर में क्या रहा माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ बच गया माइनस या सॉरी प्लस में 6, यहाँ xy रखेंगे माइनस में और गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में -2, 3 दूनी 6 -3 बराबर xy। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, तो xy का वैल्यू कितना -3, जिसे हम टिक आउट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलिए तो 15 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं 17 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का रखा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस में 18 बराबर 0 के मूल्य होंगे। इसके मूल्य की बात करें, मूल्य किसको कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो y का वैल्यू है, और ये देख सकते हैं द्विघात समीकरण, मूल्य यानी कि जो y का वैल्यू होगा वही इसका मूल्य होगा। तो हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, क्या है तो वाई स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 18 इक्वल टू 0। तो रूल पता है आपको, फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा समथिंग -18y स्क्वायर। अब 18y स्क्वायर लाने के लिए इसको बीच वाले को फैक्ट किया जाता है। यहाँ पे आएगा y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 89 आने चाहिए, बट जोड़ने या घटाने पे आपका आना चाहिए 3। तो हम ले सकते हैं 6y माइनस में 3y, 3 छक 18 और 3 6 से 3 या तो 3 माइनस में 18 बराबर में कितना 0। देखिए दो का ग्रुप में कॉमन होगा, y कॉमन करेंगे तो आएगा y प्लस में 6, -3 कॉमन करेंगे तो y प्लस में 6 आ जाएगा बराबर 0। y प्लस 6 को कॉमन करेंगे यहाँ से तो बचेगा यहाँ से y माइनस में 3 बराबर में कितना 0। इसको y प्लस 6 बराबर 0 ले सकते हैं, और या y माइनस 3 बराबर 0 ले सकते हैं, यानी y बराबर आएगा -6 और y बराबर आएगा प्लस में 3। ठीक है मेरे छात्रों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आता y का वैल्यू जो निकल के आया
y का वैल्यू आया कितना -6 और कॉमा में 3। यही आपका क्या हुआ आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए क्या रखा है, द्विघात समीकरण x² प्लस में x प्लस में 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है। ठीक है ना, ये आपका द्विघात समीकरण। तो a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू कितना 5, चूंकि इसके साथ 1 छुपा हुआ है, इसके साथ 1 है, यहाँ c। तो मूल की प्रकृति के लिए हमें d का वैल्यू फाइंड करना होता है। d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। देख सकते हैं b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू कितना 5 है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ से आएगा 1 माइनस में 4 5 20 है, यह 4 एकम 4, आप देख सकते हैं 20, यानी कि माइनस में कितना आएगा, a का स्क्वायर 1 4 5 20, यानी कि -19 आएगा। अब आप बताइए, आप ही डिसाइड कीजिए। जस्ट अभी ऐसे प्रश्नों की बातचीत किए थे हम पिछले समय में। ठीक है ना, तो d का वैल्यू जो है ना क्या है -19 है। अर्थात कर सकते हैं चूंकि d जो है लेस देन है 0, और इस स्थिति में इसलिए कर सकते हैं मूल कैसा होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक मूल कैसा होगा अवास्तविक, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार इसमें वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान है, अवास्तविक इनमें से नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 का बात करेंगे। क्या था, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपका जो है ना 5 माइनस में 3n हो, तो इसका सार्वधातुक होगा। देखिए nवां पद दिया रहे और सार्वधातुक, nवां पद का मतलब होता है tn, बराबर दे रखा है क्या 5 माइनस में 3n। ठीक है, तो हम आपको पहले बता रखें, यानी कि जब हम इस तरीके से nवां पद दिया रहे और d का वैल्यू पूछे, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं n के साथ जो गुणा में होगा उसको चिन्ह सहित ले लेना, यानी d का वैल्यू क्या आएगा -3। क्या बताया हमने कि जो nवां पद रहेगा उसमें n है ना, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, या आप ये इसको t1 निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 5 माइनस में 3, यानी कि आपका आएगा 2, और t2 निकालिएगा तो आपका क्या आएगा 5 माइनस में 3 इंटू 2, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं 5 माइनस में 3 दूनी 6, यानी कि आपका आ जाएगा कितना -1। ठीक है, डी बराबर यदि बात किया जाए तो होता है t2 माइनस में t1, t2 माइनस में t2 का वैल्यू -1 निकाले हैं, t1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपका फिर से आएगा -3। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना का 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, 21 18 15 ... का कौन सा पद शून्य है की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं ए बराबर आपका, यहाँ से क्वेश्चन है, ए बराबर आपका 21 है, डी का वैल्यू अगर जो देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं 18 माइनस में 21, यानी कि -3 आएगा। लिखेंगे एनवां पद शून्य है, एनवां पद क्या है शून्य है। ठीक है, तो एनवां पद शून्य है, यानी कि टीएन बराबर हम 0 लेकर के काम कर सकते हैं। टीएन बराबर फार्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर में कितना 0। ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 21 प्लस में n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना -3 बराबर में कितना 0। ठीक है ना, ये प्लस उधर जाएगा n-1 बराबर में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, माइनस में 21 आएगा, आपका यहाँ से जो रिजल्ट आएगा n-1 इंटू बराबर में -21 बाई में माइनस में था, इधर आ जाएगा गुणा में 3। ठीक है, ये आपका 3
तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर आपका आ जाएगा 7 और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 8, यानी n का वैल्यू जो है ना 8, अर्थात कह सकते हैं अतः 8वां पद शून्य है। ठीक है मेरे साथियों, तो आज का क्लास इतने ही तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने 20 क्वेश्चंस को कराया। यदि आपको ये क्वेश्चंस या ये हमारा जो है आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को वैसे साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जिसका आप नज़दीक में, यानी कि उन वैसे साथी जो बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम शायद फरवरी में ही है ना, तो उनके साथ ऐसे वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही ये क्वेश्चंस, यानी इस प्रकार का क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है हेल्पफुल होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। ठीक है ना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बनाएं तो आपकी कमेंट में जो बातें रहेगी उसके आधार पे कुछ बातों को हम चेंज कर सकें। ठीक है मेरे दोस्तों, बाय बाय।